नमस्कार विद्यार्थियों, आधुनिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों से करते हैं। गुप्त जी कहते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का सिलेबस लेकर, यानी आपकी जो आगामी परीक्षा है 2024-25 25 में, यानी 2025 में आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, उसके सिलेबस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और केवल इस उद्देश्य से नहीं कि आप एग्जाम दें और आपको क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी उन पर हम डिस्कशन करें, बल्कि इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए कि किस तरह की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए अगर आप अच्छे नंबर पाना चाहते हैं हिंदी साहित्य में। इसी उद्देश्य से हम इस वीडियो को आज देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आपके इस सिलेबस में तीन पुस्तकें महत्वपूर्ण स्थान रखती है, यानी आपके हिंदी साहित्य में तीन पुस्तकें चलती हैं, जिनमें एक है अंतरा, एक है अंतराल और एक है अभिव्यक्ति और माध्यम। तीनों पुस्तकों में से महत्वपूर्ण पुस्तक, और महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसमें ज्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है आपकी अंतरा। तो आइए एक बार हम फटाफट इस सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो आपका जो पेपर होगा वो होगा 3 घंटे और 15 मिनट का। ये तो इजी सी बात है। 80 नंबर का पेपर आपका बोर्ड में होगा। उसके बाद में 20 नंबर आपके सत्रांक के जाते हैं, जो हमेशा जाते ही हैं हर एग्जाम में। लगभग 10वीं में भी 20 नंबर में से ही सत्रांक जाता है, और 12वीं क्लास में भी हर विषय में लगभग 20 नंबर में से सत्रांक जाता है। जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनका एक अलग मेथड रहता है, बाकी जो बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है उनमें 20 में से ही सत्रांक जाता है। इस तरह से टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है एग्जाम में। और इसमें क्या क्या चीजें आपके साहित्य में पूछी जाएगी, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अधिगम क्षेत्र लिया हुआ है, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी कि मूल मूल चीजें इसमें लिखी हुई है कि अपठित बोध जो है, यानी कि आपके जो अपठित गद्यांश और पद्यांश आपसे पूछे जाते हैं वो 12 नंबर के आते हैं। और 12 नंबर से सीधा सा पता है कि 6+6 यानी कि 6-6 नंबर के आपको जो है यहाँ अपठित गद्यांश और पद्यांश पूछे जाएंगे। एक गद्यांश जो होगा वो 6 नंबर का होगा और पद्यांश जो होगा वो 6 नंबर का होगा। फिर बात करते हैं रचना की। देखिए, रचना में आपके निबंध वगैरह पत्र लेखन आदि जो होते हैं वो रचना वाले क्षेत्र में आते हैं। तो ये जो रचना वाला जो पोर्शन है आपका, वो आपके रहेगा 16 नंबर का, और इसमें आपसे निबंध पूछा जाएगा। 16 नंबर का निबंध टोटल नहीं होगा, उसमें 6 नंबर का तो आपके निबंध होगा, और उसके अलावा आपके जो रचना वाले प्रश्न होंगे वो अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक में से पूछे जाएंगे। उनकी अभी अभी हम आगे जाकर गहन डिटेल से जानकारी लेंगे। इसके बाद में आ जाता है आपका काव्यांग परिचय। काव्यांग परिचय का सीधा सा मतलब है कि काव्य शास्त्र में से आपके प्रश्न आएंगे 8 नंबर के। जैसा कि आगे लिखा है, मैं अभी बात भी कर रहा था कि आपका जो अंतरा वाला है भाग, यानी कि अंतरा वाली जो पुस्तक है आपकी, भाग दो इसलिए लिखा है क्योंकि भाग एक तो आपके 11th क्लास में चल रहा था, अब यहाँ पर दोनों ही पुस्तकों का भाग 2 चलेगा आपके। तो यहाँ अंतरा 32 नंबर की आपके स्थान रखती है, यानी कि 32 नंबर के प्रश्न आपके अंतरा से आएंगे। कैसे प्रश्न आएंगे आगे चर्चा करेंगे। अंतराल में से 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो देखिए, इनको एक बार डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले जो कि हम शुरू में बात करके आए, 12 नंबर का आपका जो अपठित वाला पोर्शन था, उसमें देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया भी था अभी, इसमें अपठित काव्यांश से मतलब है पद्यांश आएगा, जिसमें से अति लघुतरात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और वो होंगे 6 नंबर के। अगर आप बाकायदा पूरा पैटर्न देखना चाहते हैं, पेपर का पैटर्न किस प्रकार का आएगा, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है और आप मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। इस बार 2024 में जो पेपर हुआ है उसका मैंने पेपर सॉल्यूशन इसमें डाला है हिंदी साहित्य का, तो आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं कि प्रश्न किस टाइप के आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो गद्यांश है वो भी 6 नंबर का होगा। उसके बाद हम बात करें रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन की, तो देखिए निबंध आपका सीधा सा पूछा जाएगा और वो होगा 6 नंबर का। यानी जो रचना वाला पोर्शन है ना 16 नंबर का, उसमें से 6 नंबर तो आपके सीधे सीधे इधर पूछ लिए जाएंगे, और 10 नंबर का जो है वो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाला पोर्शन रहेगा, यानी अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो किताब है आपकी वो रहेगी। चिंता मत करिए, आने वाली वीडियोज में सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आप पहली बात तो नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके दोस्तों तक भी शेयर करें। निबंध लेखन आपका होगा 400 शब्दों का, यानी लगभग 400 शब्दों में आपको निबंध लेखन करना है। निबंध लेखन भी हम सीखेंगे यहाँ पर, चिंता मत करिए। उसके बाद में अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक में से देखिए सीधा सा लिखा हुआ है, यानी सीधी सी बात यह कि अगर आप सिलेबस को समझ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए तैयारी को करना। मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केवल किताब उठाई या फिर पासबुक उठाई और रट्टा मारते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जबकि उनको पता ही नहीं होता कि कितने प्रश्न कहां से आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कहां कहां से किस किस टाइप के और कितने प्रश्न आते हैं।
देखिए 4 बहुचयनात्मक जो प्रश्न है, बहुचयनात्मक का मतलब होता है आपके जो एबे सैदे वाले जो प्रश्न कहते हैं हम अपनी जो नॉर्मल भाषा है उसमें, एबे सैदे वाले जो प्रश्न होते हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, वो 4 आएँगे आपके इसमें से। ये जो नीचे टॉपिक लिखे हुए हैं 3 उनमें से। और 3 आपके आएँगे लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें आपको थोड़ा-सा जो है मतलब जिसे हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन टाइप आपको लिखना होगा। मतलब इसमें तो आपको केवल ऑप्शन देखना है कौन-सा ऑप्शन सही है, इसमें आपको डिटेल लिखनी होगी। इसमें पहला आपका जो अभिव्यक्ति माध्यम में से पूछा जाएगा वो कविता, नाटक और कहानी की रचना। इसमें से सीधे प्रश्न आते हैं कई बार कि कविता लेखन क्या है? जैसे इस बार पूछा भी गया था कि छंद और बिंब जो है वो कविता लेखन में किस प्रकार अपना स्थान रखते हैं। ऐसे साधारण से प्रश्न आते हैं। जैसे संवाद लेखन नाटक के लिए महत्वपूर्ण रहता है, वो भी पूछा गया था। छोटे-छोटे प्रश्न इसमें से आते हैं। इस टॉपिक को भी हम बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे अपने इस आधुनिक हिंदी पर, चिंता ना करें। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएँगे 3 नंबर के। उसके बाद में आपके आ जाएगा पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। देखिए इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ आपसे पत्र ही पूछेगा, वो आपसे यहाँ ये भी पूछ सकता है कि पत्रकारी लेखन क्या होता है, कैसे कैसे उसके रूप होते हैं, लेखन प्रक्रिया क्या होती है। तो लगभग 4 नंबर के प्रश्न इसमें से रहेंगे। उसके बाद में विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। विशेष लेखन का मतलब होता है कि किसी भी विशेष विषय पर लेखन किस तरह से किया जाता है, हमारी जो पत्रकारिता रहती है उसके अंदर, यानी जो पत्रकारिता है उसमें किस तरह से विशेष लेखन होता है। ऊपर तो पत्रकारिता आई गई है ना? उसमें आपको पत्रकारिता में समाचार लेखन कैसा होता है, संपादकीय लेखन कैसा होता है, वो भी पूछा जा सकता है। उसका प्रारूप लिखाया जा सकता है। पत्र लेखन जो है ना, वो वैसे बाकायदा आपके अलग से टॉपिक दिया हुआ नहीं है और 90% स्थितियों में आपसे वो पूछेगा भी नहीं, क्योंकि पत्र लेखन और पत्रकारिता लेखन दोनों बहुत अलग हैं। पत्रकारिता लेखन में क्या होता है, जो समाचार हैं, अखबार हैं, उनके बारे में जानकारी पूछी जाती है। चिंता ना करें, इस टॉपिक को बड़े गहन तरीके से हम यहाँ सीखेंगे। विशेष लेखन में भी वही होता है। इस बार विशेष लेखन से प्रश्न भी आया था कि विशेष लेखन स्वरूप में किस विषय पर जो है लेखन किया जाता है। तो इसमें आया था विषय अनुसार कि एक कोई भी मुख्य विषय ले लिया गया, उसके हिसाब से पूछा जाता है और वो प्रश्न आपका रहेगा लगभग 3 नंबर का। इस तरह की चीजें जो है आपसे पूछी जाएगी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट डिटेल पर। देखिए इसमें हमने बात की थी अभी ऊपर जब हम शुरुआत कर रहे थे अपने सिलेबस की, काव्यांग परिचय के बारे में। काव्यांग को आप काव्य शास्त्र भी कह सकते हैं। काव्य शास्त्र का वन शॉट वीडियो मैंने डाल रखा है इसमें, एग्जाम से पहले मैंने डाला था। उसमें मैंने जो है जल्दी जल्दी एक डिटेल देने की कोशिश की। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। बाकी इसके अलावा मैं एक एक बिंदु को लेकर अलग सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा, जिसमें काव्य गुण वाला वीडियो होगा, उसमें काव्य गुण पढ़ेंगे, कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर भी प्रैक्टिस मैं आपकी करवाऊंगा, तो आने वाले वीडियोस को देखना ना भूलें। काव्य दोष भी हम यहाँ पर सीखेंगे, काव्य दोष क्या है, गुण क्या है। छंदों की बात करें तो छंदों में देखिए सीधा सा इस बार आपके जो है वो गीतिका और हरि गीतिका को जोड़कर प्रश्न पूछा गया था कि गीतिका में कितनी मात्राएं जोड़ी जाएं कि वह हरि गीतिका बन जाए। तो 2 मात्राएं जोड़ी जाती है, क्योंकि गीतिका में 26 मात्राएं होती है और हरि गीतिका में 28। आने वाली वीडियोज में छंद के वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। बस एक छोटा सा आपको काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वीडियो को मिस ना करें आने वाले समय में। छप्पय हो गया, कुंडलियां हो गया, बड़े डिटेल से और ट्रिक के साथ याद रखने की चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा, सारे जितने भी छंद दिए गए हैं। इसके बाद में आपके अलंकार आ जाता है। तो देखिए पहले इनके नंबरों की बात कर लेते हैं। काव्य गुण और दोष में से आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल काव्यांग परिचय आपका 8 नंबर का, जिसमें 2 नंबर के काव्य गुण और दोष है दोनों मिलाकर। छंद 2 नंबर के पूछे जाते हैं। अलंकार जो है वो 4 नंबर के पूछे जाते हैं। किस टाइप के प्रश्न आते हैं फिर मैं दोहरा रहा हूं, इस बार का पेपर जरूर देखें अगर आपके पास है तो। अगर नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दिया है, तो वहां से भी आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप वहां देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं, एक बार देखते हैं आगे। ये 4 नंबर का पोर्शन हो गया। अब आप यहाँ देखिए पाठ्य पुस्तक जो है ना वो अंतरा नाम लिखा हुआ है। भाग 2 इसलिए है क्योंकि आप 12वीं क्लास में हैं। 11th में भाग 1 चलता है और जब आप 12वीं में आ जाते हैं तो भाग 2 चलता है। दोनों पुस्तकें जो है एक तरह से जुड़ी हुई है, ये आप समझ सकते हैं। सीधी सी बात ये कि अंतरा जो पुस्तक है ना, इसको आपको घोल के पीना है। घोल के पीने का मतलब ये है कि अगर आपको 32 नंबर पक्के करने हैं ना, तो बस अंतरा को एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ डालो आप। और बढ़िया तरीके से पढ़ने का तरीका क्या है, अगर आपको नहीं मिल रहा कोई प्लेटफॉर्म तो मैं हूं ना, चिंता किस बात की है। आधुनिक हिंदी पर आइए, वीडियो अपना प्ले कीजिए, एक एक चैप्टर व्याख्या, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब यहाँ पर आपको मिलेगा। और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहां पर जाकर आप देखें। इसके बाद देखिए आप फटाफट एक बार इसकी डिटेल की बात करते हैं कि 32 नंबर अपने पक्के कैसे होंगे। सबसे पहले आपसे पूछी जाएगी सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या में क्या होगा, एक व्याख्या आपके गद्य खंड से आएगी, एक पद्य खंड से आएगी। यानी एक तो कविताओं वाले पोर्शन से पूछी जाएगी व्याख्या, और एक आपको पूछी जाएगी अपने कहानी संस्मरण निबंध वाले पोर्शन से। उसमें भी विकल्प होगा, यानी कि अथवा वाला जो है सिस्टम रहेगा। अथवा आएगा, उसमें से आपको एक करना है और वो लगभग 10 नंबर का मामला रहेगा। यानी कि गद्य वाला जो पोर्शन रहेगा वो 5 नंबर रखेगा, पद्य वाला पोर्शन है वो भी 5-5 नंबर की व्याख्या इस तरह से आएगी और 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। कवि और लेखक परिचय में देखिए
अब यहां पर फिक्स दिया हुआ है कवि लेखक परिचय कैसे याद करना है। दो लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे आपके, जिसमें कवि तथा लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। दो लघुत्तरात्मक का प्रश्न का मतलब सीधा सा हो गया कि दो दो नंबर के दो प्रश्न आने वाले हैं आपके, और 4 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। मतलब इसमें ज्यादा डिटेल नहीं पूछेगा आपसे, जहां एक और पहले 4 नंबर पूरे एक साथ पूछे जाते थे, मतलब बड़ा परिचय पूछा जाता था, वहां पर यहाँ टुकड़ों में पूछा जाएगा आपसे। दो दो नंबर के दो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, उसमें आपको जो है कवि और लेखकों का परिचय देना बड़ी डिटेल के साथ, और बड़े अच्छे तरीके से मजे से हम कहानी के माध्यम से यहाँ पर कवि और लेखकों का परिचय देखेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में आगे चलें तो आगे आपसे पूछे जाएंगे प्रश्नोत्तर, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स जो है वो किस तरह के आएंगे। यहां आप देखिए क्वेश्चन आंसर में सीधा से लिखा हुआ है कि गद्य भाग से जो है आपको दो बहुचयनात्मक प्रश्न, वही बहुचयनात्मक मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, उसमें ए ब से द, इस तरह से आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक टिक करना रहेगा। दो लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे गद्य खंड से, जिसमें भी क्या रहेगा, विकल्प सहित एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, यानी कि एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा आपके जो विकल्प सहित रहेगा। विकल्प सहित का मतलब क्या है कि उसमें ऑप्शन रहेगा, दो क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से एक करना रहेगा आपको, और लगभग आपको उत्तर 60 शब्दों में लिखना है। इस तरह से 9 नंबर का मामला यहां से रह गया। अब पद्य खंड में भी वही बात है, दो बहुचयनात्मक प्रश्न आगे कविताओं से, दो लघुत्तरात्मक प्रश्न आगे, एक प्रश्न बड़ा आएगा दीर्घ उत्तरीय, वो आपके ऑप्शन वाला रहेगा, उस वो भी 9 नंबर रखेगा, 9 नंबर के प्रश्न उसमें से पूछे जाएंगे। ये मामला अपना हो गया अंतरा का। और यहां पर अब आ जाता है अंतराल, वही भाग 2 है, 12वीं क्लास है इसलिए भाग 2 आ जाएगा। इसमें देखिए क्या रहेगा, न तो इसमें कवि परिचय आएगा, न आपसे व्याख्या पूछी जाएगी, सीधे से दो बिंदु हैं इसमें। एक तो निबंधात्मक प्रश्न आएगा आपका सीधा, जो कहानियां दी हुई हैं उनमें से, इन कहानियों के भी सार को मैं इस चैनल पर आपको पढ़ाऊंगा, तो आप बिल्कुल उस निश्चिंत रहिए। वहां सार में हम इतना तो पढ़ ही लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप फटाक से उसका जवाब दे सकते हैं, या फिर 80 शब्दों में आप जवाब आराम से लिख सकते हैं। उसमें भी विकल्प रहेगा आपके, विकल्प से मतलब है कि उसमें ऑप्शन आएगा आपके। इस पुस्तक में से 12 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन तो निबंधात्मक हो गया, 4 नंबर पक्के हो गए। इसके अलावा 4 बहुचयनात्मक प्रश्न आएंगे। 4 बहुचयनात्मक मतलब एबे सैदा वाले प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको आपको टिक करना है। दो लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, और दोनों में मतलब ये जो दो लघुत्तरात्मक आएंगे उनको 40 शब्दों में जवाब देना। इसमें तो जवाब देने की जरूरत नहीं, टिक करना, केवल लिखना है आंसर आपको डायरेक्ट देख करके कौन सा सही है। और ये 8 नंबर का मामला यहां से हो जाएगा। इस तरह से आपका कुल मिलाकर ये 80 नंबर का पेपर होने वाला है। यहां पर देखिए निर्धारित पुस्तकें दी हुई है एनसीईआरटी में। अंतरा मैं बता ही चुका हूं पहले, उसके बाद में अपना अंतराल आ गया, छोटी सी पुस्तक आएगी ये, और उसके बाद में अभिव्यक्ति और माध्यम। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जब कोर्स लेने जाते हैं तो अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक जो है उनको या तो जो स्टेशनरी वाला वो देता ही नहीं है, या फिर वो खुद से परचेज नहीं करते कि इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर देखिए मैं आपको ये कहूंगा, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और कोर्स परचेज कर रहे हैं तो ये पुस्तक आप जरूर लें। सरकारी स्कूल में अगर आपको कोर्स मिल रहा है स्कूल से, तो आप कोशिश करें कि ये पुस्तक आपको मिल जाए, क्योंकि देखिए इसमें से बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते हैं और आपको बहुत परेशान करते हैं। इस बार का पेपर जब आप उठाकर देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि उसमें सीधा सा ऐसे लाइन लिखी हुई है और लाइन को ही क्वेश्चन बनाकर डाल दिया है, और किताब में डिट्टो लाइन मिली है वो ऐसे कैसे। तो वहां फिर आप थोड़ा सा अगर देखिए आप वास्तव में टारगेट लेकर चल रहे हैं कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आए साहित्य में, तो ये तो करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको पुस्तक नहीं मिलती है तो चिंता मत करिए, जो भी चैप्टर अभिव्यक्ति और माध्यम में से आपके इसमें आएंगे वो सारे मैं इस चैनल पर आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ जाकर भी आप उसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों अपने इस सिलेबस का काम कंप्लीट हो गया है, ये पूरा सिलेबस है। अब आप वैसे तो अभी छुट्टियां मार रहे होंगे, लेकिन मेरा कहना यही है कि अब शुरू कर दें पढ़ाई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 12वीं क्लास आपकी शुरू हो गई है। इसी उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।